आज के वॉर कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज ए सिविलियन नॉर्मल पीपल का किस तरह रहता है और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा। कि जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है उससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ठीक है। और ब्रेन जो है थ्रेट को डिटेक्ट करने लग जाता है। उसका जो ब्रेन का डिटेक्टिव सिस्टम होता है, जो एमिगडाला होती है, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। तो सबको लगता है कि अभी वॉर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो लोग एंशियस हो सकते हैं, हेल्पलेसनेस फील कर सकते हैं। जो आपने एक वर्ड यूज किया है PTSD, उसको अगर हम बोलेंगे इलेबोरेटेड वे में आप डिस्कस करिए उसके बारे में, तो आप कैसे समझाएंगे हमको। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है ना, पहले पास के एक्सपीरियंस से भी ऐड होता है। लाइक पहले अगर लड़ाइयां हुई है तो उनका इम्पैक्ट अपने अपने लोगों पे क्या पड़ा है, राइट। यानी कि जो पास में आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसके लिए आपका ब्रेन पहले से ही प्रोटेक्ट फील करना चाहता है। सोशल मीडिया के जो कंटेंट, वॉर कंटेंट स्पेशली आज इतने ज्यादा एक्सपोजर्स हैं बच्चों के लिए, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं बच्चों के लिए। तो पहले क्या था ना कि पहले जो भी वॉर होती थी उसको हमें बस सुनने मिलता था, रेडियो के ऊपर न्यूज आ जाती थी और लोग सुनते थे कि वहां पे वॉर चल रहा है। जब रेडियो नहीं था तो भी सिर्फ मैसेज आते थे। लेकिन आजकल क्या है ना कि आप एक जस्ट स्क्रीन अवे हो कि ये चेक करने के लिए कि वहां पे वॉर में क्या चल रहा है। और हमारा जो मीडिया है, इंडिया का तो खासकर मीडिया ऐसा है कि खुद भी न्यूज बना के, फेक न्यूज बना के, फेक एडिटिंग करके ये दिखा देता कि वहां पे ये सब कुछ हो रहा है, जबकि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। ऐसे स्ट्रेसफुल ग्लोबल इवेंट में हम इमोशनली कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना 3 पिलर की बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई है कि इंफॉर्मेशन हाइजीन होना जरूरी है, कि कौन सी न्यूज देखें, कौन से चैनल को फॉलो करें। बॉडी रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। स्लीप डिप्राइव तो नहीं चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम शांत है या नहीं, हम उसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं। कल्चरल स्टिग्मा मेंटल हेल्प लेने में बैरियर और कैसे क्रिएट करता है। हम लोग ना बहुत सालों तक स्लेव रहे हैं, और जब हम बहुत सालों तक स्लेव रहे तो हमारे जेनेटिक्स भी वैसे ही बन गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज मैं आ गई हूँ एक नए एपिसोड के साथ में। डॉक्टर पंकजा हमारी गेस्ट हैं, जो कि है साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट, इमोशनल इंटेलिजेंट कोच। और आज हम बात करेंगे रियल लाइफ ग्रोथ, इमोशनल मास्टरी और अनअपोलोजेटिक ट्रूथ के बारे में। फ्रॉम रिलेशनशिप स्ट्रगल टू एंजाइटी, डिप्रेशन, career stress, she has seen the real raw side of human mind. So please welcome Dr. Pankaja. Thank you so much, Dr. Pankaja, for joining me in my podcast. Thank you so much. Thank you so much, Monica, for giving me this opportunity. I'm glad that I'm here with you today. So Dr. Pankaja, आप अपने बारे में हमारे viewers को introduce कीजिए. So I'm running this mental wellness center in Gurgaon. It's been 15 years. I'm practicing as a psychologist, hypnotherapist, emotional intelligence coach, and life coach. And we have a team of doctors who are neuropsychologists, clinical psychologists, guidance and counselors, psychiatrists, rehabilitation counselor. We have everyone in our center. And we are situated at Golf Course Road. That's it about me. ओके, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आज का सिचुएशन के से ही हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, वॉर चल रही है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आज के वॉर कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज ए सिविलियन नॉर्मल पीपल का किस तरह रहता है और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है उससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ठीक है। और ब्रेन जो है थ्रेड को डिटेक्ट करने लग जाता है। उसका जो ब्रेन का डिटेक्टिव सिस्टम होता है, जो एमिगडाला होती है, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। तो सबको लगता है कि अभी वॉर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो लोग एंशियस हो सकते हैं, हेल्पलेसनेस फील कर सकते हैं। जिनके बच्चे बाहर हैं वो हेल्पलेस फील कर सकते हैं। जो लोग वहां जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत पैनिक हो सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट उसके रिलेटिव, उनके नॉन, उनके पेरेंट्स पे भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में PTSD में भी, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल फटीग फील हो सकता है। आप कुछ वनरेबल इंडिविजुअलिटी बढ़ सकती है, जैसे कि इमोशनली अनसेफ फील करना। और you start becoming, checking upon phone again and again, and you start checking upon the news again and again, and you became negative about the surrounding as well.
सो लाइक ऐसा होता है कि जब लाइक सिचुएशंस खराब होती है, साउंड्स ज्यादा इफेक्ट आते हैं, तो नाउ डेज ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन द बहुत अच्छा स्ट्रिक्टली सर्वाइवल दे रखा हुआ है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई और यूएई। बट हाँ, एक जब शुरू में हुआ था तो बहुत सारा एंजाइटी था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट हाँ, अभी आई थिंक दिस इज द 14th डे और अभी बहुत कूल डाउन लगता है, बिकॉज हम लोग यूज टू हो गए हैं। एक होता है ना कि या तो हमारे सामने हो रहा है और मतलब जो एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो हमारे सामने हो रहा है, तो एक डर ज्यादा होता है। बट थैंकफुली यहाँ पर इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो वो एक इम्पैक्ट करता है। बट जो आपने एक वर्ड यूज किया है, पीटीएसडी, उसको अगर हम बोलेंगे इलेबोरेटेड वे में आप डिस्कस करिए उसके बारे में, तो आप कैसे समझाएंगे हमको? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है ना, पहले पास के एक्सपीरियंस से भी ऐड होता है। लाइक पहले अगर लड़ाइयां हुई है तो उनका इम्पैक्ट अपने अपने लोगों पे क्या पड़ा है, राइट? यानी कि जो पास में आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसके लिए आपका ब्रेन पहले से ही प्रोटेक्ट फील करना चाहता है। और आपकी, मैंने बोला ना, आपका जो कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो डेवलप हो गया है। नाउ दे नो कि व्हाट कैन हैपन, है ना? उन्होंने आसपास की दुनिया में देखा है। उसकी वजह से क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं, इमोशनल फटीग आ सकती है, और कुछ वनरेबल इंडिविजुअल में ट्रॉमा रिलेटेड कंडीशन हो जाती है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ये वॉर एंजाइटी जो होती है वो मेंटल डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकती है इन फ्यूचर। अगर हमारे इवन घर में भी कोई झगड़ा रोज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे बिहेवियर पे आता है ना, जब हम चाहे बाहर भी निकल जाए। पर अगर घर में सब लोग अपसेट रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे आता है ना? इसी तरह से जब कंट्री में भी कुछ ऐसा हो रहा होता है जो अनरिजॉल्व है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कश्मीर में भी बहुत लंबे समय तक जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वहां के लोगों से आप बात करेंगे तो उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है। अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो मिजोरम और मणिपुर के लोगों पे उसका इम्पैक्ट आया है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश का इम्पैक्ट हमारे ऊपर है। तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर लड़ाई हो रही है, तो जिस देश के साथ हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी सोशल हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। किसी एक चीज पे इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टाइमली इमोशनल सपोर्ट मिले, थेरेपी मिले और हेल्दी कोपिंग स्किल्स मिल जाए लोगों को, तो बहुत सारा काम किया जा सकता है। हाँ, आने वाले समय में आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है। हमारी तो अभी भी बहुत जरूरत है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना सोसाइटी की, कि ये पोर्शन है ना, लोग एडवाइस नहीं लेना चाहते, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये एक मेंटल बीमारी है जिसको ट्रीट करने में उनको शर्म लगती है, शायद सोशल नॉर्म्स की वजह से, या जजमेंट की, लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे हमको। ये एक बड़ा सोसाइटी का बड़ा वो है कि हम मतलब साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे हमारे को देयर इज सम इशू करके। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है ऑब्वियसली, मतलब तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, देखिए, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, आजकल उनको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो टीयर 1 सिटी है उनमें सब लोग थेरेपीज के लिए आ रहे हैं, और टीयर 2 में भी ये जो एक्सपोजर है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो टीनेजर्स हैं, जो जेनजी हैं, उनको पता है थेरेपीज उनको कैसे हेल्प कर रही है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी इशू को लेके। हम ऑबीज के लिए, अगर कोई ऑबीज हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है, तो उसके लिए भी जिम में जाते हैं ना। किसी को ऑर्थोपेडिशियन की जरूरत होती है, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है। किसी को डेंटल प्रॉब्लम होती है, डेंटिस्ट के पास जाता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारा बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है सबके साथ, तो मेरा बिहेवियर अच्छा, तो मैं इसका मतलब अपना इमोशनल रेगुलेशन कर पा रही हूँ, है ना? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, और मे बी आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, और एंगर इश्यूज मेरे में कम मिलेंगे, मेरा इमोशनल रेगुलेशन अच्छा होगा। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप वो सीखते हैं। लेकिन अब टैबू नहीं है, टैबू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब से कोविड आया 2020 के बाद, बहुत लोगों ने एक्सपोजर दिया है और बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इसलिए थेरेपिस्ट भी बढ़ रहे हैं। पहले जब मैं पढ़ती थी 2000 में, जब मैंने एडमिशन लिया, तो देयर वर ओनली 17 स्टूडेंट इन माय क्लास नाउ, एंड देयर वर ओनली वन यूनिवर्सिटी
इन हरियाणा हु आर प्रोवाइडिंग दैट एजुकेशन इन साइकोलॉजी। लेकिन आज के टाइम में हर शहर में जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, सबके पास अपना एक सिस्टम है साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स का, बिकॉज नाउ पीपल वांट टू स्टडी। ये ठीक इसी तरह से जैसे डिजिटल मीडिया को पहले कोई नहीं जानता था, 2015 तक भी कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। इसी तरह से 2020 के बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा बढ़े हैं लोगों के अंदर, उसी तरह से साइकोलॉजिकल स्टडीज भी बढ़ी हैं। अवेयरनेस ऑब्वियसली बढ़ी है। कोविड के बाद तो सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई है। इनफैक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी अलग अलग सेशंस रखते हैं बच्चों को नॉर्मलाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वो एक मेडिकल टर्म नहीं हो के एक हेल्पिंग टर्म ज्यादा हो गया है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी ले रहे हैं। हम अगर उस वे में सोच रहे हैं, अगर उस वे के हिसाब से अपन लोग अप्रोच कर रहे हैं थेरेपिस्ट को, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो एक बैरियर तो खत्म हुआ है ऑब्वियसली सोसाइटी में, थोड़ा सा पहले से एक्सपोजर मिला है एंड दैट इज अ गुड साइन। सोशल मीडिया के जो कंटेंट, वॉर कंटेंट स्पेशली आज इतने ज्यादा एक्सपोजर्स हैं बच्चों के लिए, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं बच्चों के में? तो पहले क्या था ना कि पहले जो भी वॉर होती थी उसको हमें बस सुनने मिलता था, रेडियो के ऊपर न्यूज आ जाती थी और लोग सुनते थे कि वहां पे वॉर चल रहा है। जब रेडियो नहीं था तो भी सिर्फ मैसेज आते थे। लेकिन आजकल क्या है ना कि आप एक जस्ट स्क्रीन अवे हो कि ये चेक करने के लिए कि वहां पे वॉर में क्या चल रहा है। और हमारा जो मीडिया है, इंडिया का तो खासकर मीडिया ऐसा है कि खुद भी न्यूज बना के, फेक न्यूज बना के, फेक एडिटिंग करके ये दिखा देता कि वहां पे ये सब कुछ हो रहा है, जबकि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि उनको अपना वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, व्यूवर्स बढ़ाने हैं, है ना, अपना टीआरपी बढ़ाना है, उसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हजारों लोगों के बच्चे वहां पे हैं, हजारों बच्चों के पेरेंट्स वहां पे हैं, रिलेटिव्स वहां पे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनसेफ फील करने लग जाते हैं, उनको नाइट मेयर आ सकते हैं, शायद उनको सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है, जो अपने पेरेंट्स से दूर है, यानी कि जो दूसरी जगह एजुकेशन के लिए गए हुए हैं। और डूम स्क्रोलिंग हो सकती है कि बार बार चेक इन करना कि अब हम, मेरे क्लाइंट है वो वॉर की वजह से चाइना में फंसे हुए हैं और वो बहरीन में रहते हैं। तो इज बिन 25 days ही इज इन बहरीन, ही इज इन चाइना एंड ही बिलोंग्स टू बहरीन। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि मुझे इतनी एंग्जाइटी है, मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम पता नहीं अपने माँ बाप से कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ। तो इम्पैक्ट तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल उसके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से एंगर बढ़ सकता है, इरिटेशन बढ़ सकती है। और फिर वो ज्यादा जो कंज्यूम करने लगते हैं, ऐसा ऐसा कंज्यूम करने लग जाते हैं वीडियोस और स्क्रीन जो ज्यादा नेगेटिव है। और इसमें हमारा जो ब्रेन का जो ब्रेन में जो फियर सर्किट होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो मेंटली एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। इसलिए डिजिटल बाउंड्रीज बना के रखना चाहिए, ज्यादा न्यूज चैनल्स नहीं देखने चाहिए। न्यूज चैनल्स को तो पैसा मिल रहा है देखने से, उनको ये कोई आइडिया नहीं कि वो कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। बट मतलब ये बात अगर यहाँ पर तक आई है और आप अपने क्लाइंट के बारे में भी बात करें, तो बट यहाँ इतना मतलब माहौल इतना शांत है ना कि अगर बाहर कुछ आवाज होता है ना तो बच्चे दौड़ के जाते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है करके। मतलब थोड़ा जो ट्रॉमेटिक वे में लोगों को पोर्ट्रे किया जा रहा है, आई थिंक मिडिल ईस्ट को, स्पेशली दुबई को, आई डोंट नो इतना ज्यादा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह देखते नहीं है। जो थोड़ा बहुत पेरेंट्स से पता चलता अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो बट यहाँ पर मतलब पब्लिक इतनी काम डाउन है ना, बच्चे इतने शांत है। अगर बाहर कुछ हो रहा है तो जैसे दिवाली के पटाखे अगर कुछ आवाज होती है तो अपन कैसे बाहर जाके देखते हैं, तो सिचुएशन इज लाइक दैट। बट आई थिंक उसको एग्जैजरेट थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे रशिया में अगर लड़ाई हो रही है ना, तो वहां के प्रेसिडेंट के ऑर्डर है, पुतिन के ऑर्डर है कि कोई भी लड़ाई का सीन आप टीवी पे नहीं दिखा सकते। सुबह न्यूज़पेपर में कोई भी आपको कोई भी न्यूज नहीं मिलेगी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो लोग पैनिक नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे क्या आता है कि ये देखिए उसका रेप हो गया, डकैती होगी, उसका मर्डर हो गया, उन्होंने चोरी कर ली। आप सुबह उठते ही, यानी कि सरकार भी इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है कि हमारा जो लोग हैं वो किस तरह की न्यूज पढ़ना चाहेंगे सुबह ना, अचीवमेंट की न्यूज पढ़ना चाहेंगे या नहीं। तो मैं रशिया में रही तो मैंने देखा है कि वहां पे लोगों तक न्यूज नहीं पहुंचती है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। आपको ज्यादा पता होगा इंडिया में रह के कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, वहां के लोगों को नहीं पता होगा। उन लोगों से आप पूछोगे फोन करके, जो आपके फ्रेंड्स, कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
हाँ है ना? एग्जैक्टली हमारे तो साथ भी यही सिचुएशन चल रही है हाँ, और करेंटली। ठीक वैसे ही अगर इंडिया का आज तक देख लीजिए, रिपब्लिक चैनल देख लीजिए, कोई भी चैनल आप देखेंगे ना, तो वहां पे जो मीडिया वाले हेड है वो ऐसा बता रहे हैं कि वहां पे मतलब पूरा एक पिक्चर क्रिएट करके कि ये मर गया है, वो हो गया है, ये देखिए। तो पैनिक बनाने से सिचुएशन को, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा पैनिक होते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनका इमोशनल वल्नरेबिलिटी बढ़ सकता है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द टीआरपी और व्यूअरशिप एंड यही सब के कारण एक्चुअली कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है, बट दैट इज गुड। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डेमोक्रेसी होना और बड़ी कंट्री होना, आई अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंट है, इंडिया इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट लेकिन मैं आपको लाइक इसका ड्रॉबैक बता सकती हूँ कि जैसे आपने देखा ना, नेपाल में एक बार जब कोई एक वॉइस मतलब एक लड़का स्पीच दे रहा था, उस स्पीच की वजह से पूरा विद्रोह कर दिया, क्योंकि सिर्फ फोन की वजह से कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है ना, और पूरा नेपाल जला दिया। एक स्टूडेंट की वॉइस से पूरा नेपाल जल गया बिकॉज ऑफ द मीडिया। कल को ये इंडिया में भी हो सकता है कि किसी ने स्पीच दिया, हेटेड स्पीच दिया, और वो स्पीच इतना जल्दी फैल जाएगा कि हम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो ये साइड इफेक्ट है, पर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो ये कर रही है कि गाय मर रही है तो उनके लिए मैसेज कर, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इंडिया में तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि ये बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है, जो वो मैसेज स्प्रेड करते हैं छोटे। देखिए हमारे इंडिया में सॉरी टू से अवेयरनेस बहुत कम है। मतलब आप सोचिए कि गणेश दूध पी रहा है, इसकी न्यूज इतनी मतलब जल्दी फैल जाती है। हाँ, दावा नल की आग की तरह फैल गई ना, जंगल की आग की तरह फैल गई, जबकि गणेश दूध पी नहीं सकता। तो आप सोचिए झूठी न्यूज अगर इतनी चल सकती है, अगर उसमें 30% सच हो, अगर उस न्यूज में अगर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो पूरा देश जल जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है ना। वैसे भी नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है ना, पॉजिटिव को फैलाते फैलाते आदमी थक जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं करो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वो चीज अपने को जल्दी मार्केट में नहीं फैलेगी, लेकिन नेगेटिविटी तो जल्दी ही फैलती। बट यही चीज है, कंट्रोल्ड मीडिया और अनकंट्रोल्ड मीडिया में दो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता इसलिए है। इंफॉर्मेशन हाइजीन होना बहुत जरूरी है, और ये पता करना जरूरी है कि कौन से चैनल फॉलो करने चाहिए, और बहुत ज्यादा न्यूज ना देखें, क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है ना, जो हमारे एजिड पीपल होते हैं ना, वो ज्यादातर बैठे ही रहते हैं स्क्रीन के आगे। वो पूरा दिन, मैंने ऐसे घर भी देखे, पूरा दिन ही स्क्रीन देखते रहते हैं जो एजिड पीपल हैं, क्योंकि हमें हमारी आदत रीडिंग करना नहीं है, हमारी आदत सोशलाइज करना नहीं है। आप 60 के बाद अपने घरों में सिर्फ टीवी स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, कोई हॉबी क्रिएट हम नहीं करते हैं, ट्रैवलिंग हम नहीं करते, रीडिंग हम नहीं करते हैं, लोगों से हम नहीं मिलते, क्लब ज्वाइन नहीं करते। तो हमारी कंडीशनिंग, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में सोशल कन्वेंशनल कलेक्टिव कंडीशनिंग। करेक्ट। कलेक्टिव कंडीशनिंग इतनी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव न्यूज ज्यादा जल्दी फैलती है। जैसे एक मोहल्ले में अगर एक लड़की आईएएस का पेपर क्लियर करेगी और एक लव मैरिज करके कहीं और चली जाएगी किसी इंटर कास्ट में, तो उसकी न्यूज बहुत ज्यादा फैलेगी, जबकि वो भी गलत नहीं है, और उसकी न्यूज जल्दी फैलेगी। पर जो लड़की आईएएस बनेगी उसकी कोई बात नहीं करेगा, राइट? तो कंजम्पशन जो है नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक सोशल कंडीशनिंग है, इसको कलेक्टिव कंडीशनिंग बोला जाता है साइकोलॉजी में, और ये कलेक्टिव कंडीशनिंग हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। ऐसे स्ट्रेसफुल ग्लोबल इवेंट में हम इमोशनली कैसे सरवाइव कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है ना, 3 पिलर की बात करते हैं। मैंने पहले भी मैंने आपको एक बात बताई है कि इंफॉर्मेशन हाइजीन होना जरूरी है, कि कौन सी न्यूज देखें, कौन से चैनल को फॉलो करें। बॉडी रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, स्लीप डिप्राइव तो नहीं चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम शांत है या नहीं, हम उसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं। ग्राउंडेड टेक्निक को फॉलो किया जा सकता है। मीनिंगफुल कनेक्शन से जो है ना एंजाइटी कम होती है। मान लीजिए आप इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके साथ आपको इंफॉर्मेशन राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो और छोटे छोटे एंकर ढूंढ लेने चाहिए हमें हमारी लाइफ में, कि हम ग्रेटिट्यूड लिखें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, योगा और प्राणायाम करें। तो कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको और इमोशनल ग्राउंडेड टेक्निक में हम एक और चीज सिखाते हैं कि 5 तरह की चीजें आप कर सकते हो। 5 चीजों को जो ना अपने रूम में अपने आसपास देखो, अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हो। 4 चीजों को छू कर देखो, और 3
चीजों की आवाज सुनकर देखो, 2 चीजों को आप स्मेल करके देखो और एक चीज को आप टेस्ट करके देखो। फिर इससे पता लगता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं उस इन्वायरमेंट से। क्योंकि हमें ज्यादातर एंजाइटी, जिसको जनरलाइज एंजाइटी भी बोला जाता है, जो हेल्थ एंजाइटी में चेंज हो जाती है, वो ज्यादातर फ्यूचर के डर की वजह से होती है। एंजाइटी प्रेजेंट में नहीं है। अगर आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, कोई एंजाइटी नहीं है। लेकिन अगर हम अकेले बैठे हैं और हम ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है, तो हमें फ्यूचर को लेके डर लगेगा ना, कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना, उसकी वजह से। स्कूल एज चिल्ड्रन में एंजाइटी कैसे फाइंड आउट करें, स्पेशली अभी इस सिचुएशन में? जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनकी एंजाइटी जो है ना, एक तो ये चेक करना चाहिए कि उसके वो इरिटेबल तो नहीं रहता है, सडन एंगर तो वो शो नहीं कर रहा है, और बैड बैटिंग भी कर सकता है बच्चा एंजाइटी की वजह से, है ना। एक्सेसिव डिपेंडेंसी दिखाएगा, माँ के साथ साथ घूमता रहेगा, पिता के पास बार बार जाएगा, रीएश्योरेंस मांगेगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, स्कूल परफॉर्मेंस जो एकेडमिक या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस चल रही है उसमें जो है ना एंजाइटी डेवलप होने की वजह से वो गिर सकता है। तो क्या कहते हैं, कभी कभी बच्चा बोलेगा मेरे पेट में दर्द है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या वॉमिट भी कर देगा, रात को सोएगा नहीं, ज्यादा क्लिंगीनेस दिखाएगा। तो ये सब जो है ना बच्चे के अंदर एंजाइटी शो करते हैं। सो टीनेजर में होपलेसनेस और डूम थिंकिंग को कैसे एड्रेस करें? जो टीनेजर है, आप उसमें कह रहे हैं डूम थिंकिंग, यानी कि लगातार जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनका एमिगडाला तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव नहीं होता। इसलिए हम 25 ईयर्स तक नॉन सजेस्टेबल पर्सनालिटी नहीं होते, हम सजेस्टेबल पर्सनालिटी होते हैं एज पर द साइकोलॉजी। अच्छा। तो 25 साल तक बच्चों को समझाया जा सकता है जिस तरफ की। इसलिए देखिए, पहले रिलेशनशिप कहते हैं ना, पहले तो शादियां बहुत लंबे समय तक चलती थी, क्योंकि आप है ना पहले 20-21 साल, 20-21 भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, 17-18 साल में शादी कर देते थे, तो उनकी कोई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं होती थी। उनको जिसके साथ रख दिया जाता था वो डेवलपमेंट वहां शुरू हो जाती थी, वो उसके हैबिचुअल हो जाते थे। तो इसी तरह से जब टीनेजर है ना, उनका कॉग्निटिव अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है। इमोशनल वैलिडेशन करना कि भाई तुम्हें आज कैसा फील हो रहा था, तुम्हें अच्छा फील हुआ या नहीं, या फ्यूचर ओरिएंटेशन कोई बात की जा सके कि मतलब फ्यूचर ओरिएंटेशन कैसे करेंगे कि उनको ना कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उनको डायलॉग्स की जरूरत होती है बेसिकली, राइट। कि हम कभी कभी बच्चे कहते हैं तुम तो भाषण देना शुरू कर देती हो जब भी तुमसे बात करो ना। तो बच्चों को भाषण की जरूरत नहीं है, उनको डायलॉग की जरूरत है। यू आर डूइंग बेटर, यू आर सो गुड, यू कैन डू इट। तो छोटे छोटे स्मॉल डायलॉग से बच्चों की एंग्जाइटी को भी दूर किया जा सकता है, उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। एमिगडाला में जो एंग्जाइटी बढ़ रही है, फियर बढ़ रहा है, क्योंकि इंसान जो है ना फियर से सबसे ज्यादा डर, मतलब सॉरी, इंसान जो है ना फियर की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है। और फियर कॉज है एंग्जाइटी का, और एंग्जाइटी कॉज है स्ट्रेस का, और फिर डिप्रेशन आता है लोगों में। ठीक है। तो मतलब टीनेजर को ये फील होना चाहिए कि मेरी जो ये फीलिंग है, मतलब पेरेंट्स ये नहीं कह सकते तुम तो हमेशा ऐसा ही फील करते रहते हो, तुम्हारा तो काम ही है। उनको रीएश्योरेंस बहुत जरूरी है बच्चों को कि यू आर फीलिंग ऑल राइट, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम हियर फॉर यू। दे डोंट वांट सजेशन समटाइम, दे वांट कनेक्शन समटाइम, कि हाँ मेरे को कोई सुनने दैट आई एम अवेलेबल फॉर यू, एक्चुअली वी आर अवेलेबल। इसी को बोलते हैं इमोशनल वैलिडेशन। कलेक्टिव ट्रॉमा का सोशल इम्पैक्ट कम्युनिटी में कैसे रिफ्लेक्ट करता है? हमने वो बात कर ली, शायद आपको याद नहीं है, कि कलेक्टिव ट्रॉमा जो है ना कलेक्टिव कंडीशनिंग से आते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं होते। वो जैसे हम ये कहते हैं ना बेटी को कि तुम बाहर रात को मत जाओ, ये कलेक्टिव कंडीशनिंग ही तो है। लेकिन हम बेटे को कभी ये नहीं बताएंगे कि तुम बाहर जा रहे हो, अगर किसी की बेटी या कोई लड़की मिले तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करना है। हो सकता है आज जो मैं हूं, जैसे मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि यू कैन नॉट डिस्टर्ब अदर पर्सन पीस वाइल गोइंग आउटसाइड, चाहे मैन है एंड वुमेन है, तो रिस्पेक्ट आप अपने बच्चे को घर से सिखाते हैं। ये भी कलेक्टिव कंडीशनिंग है कि लड़की की शादी होगी तो लड़के वालों को पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ये भी कलेक्टिव कंडीशनिंग है कि लड़की अगर किसी घर में जा रही है तो उसको उस घर में जाते ही लोगों की सेवा करनी है, पहले उस लड़की को जगह देनी है ना। वो लड़की तभी तो कनेक्ट फील करेगी, तभी तो वो किसी के साथ बात कर पाएगी, उस फैमिली को चला पाएगी। कलेक्टिव कंडीशनिंग को अनकंडीशन करना यानी अनलर्न करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अनकंडीशन करना किसी चीज को सोसाइटी से रिमूव करने वाली बात है।
राइट? जो कि तो बहुत इसलिए मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। और कलेक्टिव हीलिंग के 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो शेयर नैरेटिव होने चाहिए, टॉकिंग अबाउट द पेन, ओपनली हम्म बात करो कि तुम्हें हम्म इस सोसाइटी में क्या अच्छा नहीं लग रहा। आजकल के बच्चों से जब जब आप पूछते हैं कि मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, तो वो जो कि हम मोहल्ले में जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हमें स्पोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं मिल रहा है। तो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और होप बेस्ड लीडरशिप होना जरूरी है कि उसके पास कोई एक ऐसा लीडर हो जो उसको बता सके कि अपना देश भी अच्छा है। नहीं, क्योंकि आपने हमारे देश में बच्चे रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी एज में ना हमें कन्फ्रंट नहीं करना सिखाया। हमें बताया गया कि मम्मी एक्चुअली पापा ये भी चाचा ताऊ। सिचुएशन था ना कि हमारे एज में हम जानते ही नहीं थे। दिस इज द हाँ, दिस इज द एटमॉस्फेयर वेयर वी आर लिविंग एंड दिस इज द ओनली एटमॉस्फेयर वेयर वी कैन लिव। दो चीजें है ना, वहां पर आज बाउंड्रीज ओपन हो गई हैं कि हाँ, बच्चा बोल रहा है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमको बाहर रहना, बिकॉज दे नो बाहर क्या हो रहा है। तो दो अलग थिंकिंग मिल रही, उसको देखने के लिए मिल रही, द डिफरेंस कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। हाँ, इसीलिए शायद वो लोग ओपनली बोलते हैं कि नो आई डोंट वांट टू स्टे हियर एक्चुअली। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि हमारी कम्युनिटी है ना, कभी भी इमोशन को हमारी कम्युनिटी हमारे पेन को एक्सप्रेस करने के लिए बोलती ही नहीं है। जैसे अगर हाँ कोई लड़की बता भी रही ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली। कभी भी अपने पेरेंट्स को देखो कि ऐसा हमने भी सहा है, तुम्हें भी सहना पड़ेगा। हाँ या कोई हाँ लड़का बात करना चाहता है अपने पेन के बारे में, तो ये कंडीशनिंग है कि वो बात ही नहीं कर सकता। ठीक है। हम्म। और हम उनको बताना, मतलब आप बच्चों को ये बताइए कि एग्जैक्टली बोलो कि क्या फील हो रहा है। जब तक आप हम्म बच्चों को ये नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, वो पेन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, वर्ड्स फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो करेक्ट। जितना ज्यादा सरप्रेस करोगे उतना ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ेगी। पेरेंट ये हम्म सोचते हैं कि अवॉइड कर देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर वो जब हम्म शादी होती है तब लड़ाइयां बढ़ती हैं। तो ज्यादातर लड़के जो बाहर फॉरेन से जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए लेते हैं, उनकी जो यूरोपियन गर्लफ्रेंड्स होती हैं, अमेरिकन गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो दे कीप ऑन सेइंग हे यू नीड थेरेपी, यू नीड थेरेपी। तो लड़के सोचते हैं भाई मेरे में ऐसा क्या है। तो लड़कियां फिर बताती हैं काउंसलिंग में, ही डजंट एक्सप्रेस व्हाट ही वांट and he doesn't know एग्जैक्टली। how to regulate his emotion. He just get ये irritated, he just इंडियन get anger. सोसाइटी का एक बहुत बड़ा है कि सामने वाला हमारे को समझ लेगा। ही और Exactly. शी विल डू व्हाट वी वांट्स। हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन सामने वाला हमें समझ ले और उस तरह बिहेव कर ले। ये क्योंकि एक हाँ, बहुत नेगेटिव साइड है ऑब्वियसली। यस, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि आजकल के जेंजीज एक्चुअली ठीक है, उन लोग नॉर्मल चल रहे हैं, बट इन आर जनरेशन लोगों को लगता है कि अपने आप ही समझ जाएंगे कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है और उसको उसी हिसाब से करने लगेंगे। मतलब वो डिफरेंस आता है पार्टनर्स थोड़ा में। बहुत सिस्टम स्कूल से भी बदला है। जैसे आईसीएसई बोर्ड्स हाँ हैं, आईबी स्कूल हैं, कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं, वो बच्चों को जर्नलिंग करना सिखाते हैं, रीडिंग करना सिखाते हैं। हाँ हमारे यहाँ सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो हमें सिर्फ जो है ना रोट लर्निंग करना सिखाते थे। हम करेक्ट। टीचर्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे। हमारे टाइम में स्कूल में काउंसलर्स नहीं होते थे, हमारे यहाँ पे कोई बड़ी नहीं होता था। आजकल स्कूल में ना बड़ी दे दिए जाते हैं जब आप हॉस्टल में जाते हो कि यू कैन शेयर विद योर बडी व्हाट यू आर फीलिंग। पहले ऐसा नहीं हाँ था, पहले हाँ बुली करते थे लोग ना। आज स्पेस दे रहे हैं बच्चे, आज ज्यादा इंटेलेक्चुअल है रिलेटेड टू द इमोशनल रेगुलेशन, जो मेरे को दिखाई देता है ना। डेफिनेटली। नहीं, बहुत चेंजेस हैं, बहुत हाँ, ज्यादा तो चेंजेस। थेरेपी, काउंसलिंग, कोचिंग ये चीजों को चेंज कर रही है, एंड विच इज अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्चुअली रिजॉल्व की थेरेपी, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड कितना हेल्पफुल हो सकता है, जो कि आपने अभी ही बोला करके। मतलब इसमें ठीक है। सेफ्टी, हम है ना सेफ्टी रिस्टोर करना सिखा देते हैं, इमोशनल सपोर्ट करना सिखा देते हैं, प्रैक्टिकल कोपिंग स्किल कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। लॉन्ग टर्म के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, ईएमडीआर कर सकते हैं, सपोर्टिव काउंसलिंग कर सकते हैं, फैमिली थेरेपीज कर सकते हैं, ताकि बच्चे अपने अंदर जो हो रहा है वो बोलना सीखे। सबसे बड़ी बात तो ना कम्युनिकेशन है। कोई भी कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप है उसका बेसिक कम्युनिकेशन है। अगर आपका बच्चा आपके पास आके ये नहीं बता रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है या मेरा इमोशन आज कैसा है, या आप बच्चे को सोने से पहले ये नहीं पता कर पा रहे कि उसने आज ऐसा क्या फील किया जो उसने परेशान किया, तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि मेंटल हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक वीक साइन नहीं है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू से इट।
जैसे हमारे पैर में चोट लग जाती है तो हम मम्मी के पास जाके बताते हैं कि मेरे पैर में चोट लगी। ऐसे तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिससे तुम्हें डिस्टरबेंस हो रहा है, जस्ट टॉक अबाउट इट। मे बी आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू। इतना भी बहुत है। एश्योरेंस बहुत जरूरी है ना, वो एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें मैंने देखी है हमारे साइड में, बिकॉज आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। मेरे बच्चे सब आईबी मतलब ब्रिटिश करिकुलम वाले हैं। तो उन लोग क्या बोलते हैं कि आप पूरा दिन भले सपोर्ट मत करो, उनको हग नहीं करो, कुछ नहीं करो, लेकिन रात में सोते समय बच्चों के साथ में एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम और एक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, यहाँ पर हर कोई ये स्ट्रेस देता है कि 10 मिनट रात में सोने से पहले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और अगर रीडिंग कर सकते हो उनके साथ में तो वो बहुत अच्छा जो इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड करता है एज अ पेरेंट्स और बच्चों के में, वो बहुत स्ट्रांग करता है। तो शायद जो आप बोल रहे हो मैं वो कनेक्ट कर पा रही हूँ कि इट्स वेरी गुड। लाइक बहुत चेंज लगता है। मैं पहले वाले बेटे के साथ में इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करती थी, ये एक्टिविटी हम नहीं फॉलो करते थे, बट सेकेंड वन वी आर फॉलोइंग दिस, और हम दोनों में बहुत डिफरेंस फील एक करते बात हैं। है, तो हाँ, इमोशनल इंजरीज की जब आप बात करना शुरू कर देंगे ना अपने बच्चों के साथ कि हाँ तुम्हें एग्जैक्टली डिस्टरबेंस फील हो सकती है, तुम्हें स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है, तुम जो तुम्हें मेरे बारे में भी फील होता है वो भी मुझे बताओ, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, और मैं भी सॉरी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। पेरेंट्स को लगता है कि हम क्यों सॉरी बोले, जब आप ही अपने बच्चों को ये बता रहे हो कि मैं सॉरी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मुझे रिस्पेक्ट कर, आप मुझे रिस्पेक्ट करो, विच इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट एंड लव। आप एग्जैक्टली इसलिए लव नहीं कर सकते कि आप छोटे हो, आपको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप बड़े हो। यू हैव टू अर्न दैट, उसको खरीदा ही नहीं जा सकता। आप करेक्ट। बच्चे को कितना ही महंगा एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट दिलवा दीजिए, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपसे कनेक्टेड नहीं फील करेगा। किसी भी रिलेशनशिप का आधार ही रिस्पेक्ट, लव और कम्युनिकेशन है। अगर वो छूट गया तो आपने अपने बच्चे को, अपने पार्टनर को छोड़ ही दिया है फिर। करेक्ट। कल्चरल स्टिग्मा मेंटल हेल्थ हेल्प लेने में बैरियर कैसे क्रिएट करता है? देखो हम लोग है ना बहुत सालों तक स्लेव रहे हैं, और जब हम बहुत सालों तक स्लेव रहे तो हमारे जेनेटिक्स भी वैसे ही बन गए, एग्जैक्टली हमारी कलेक्टिव कंडीशनिंग भी वैसी हो गई, सोशल कंडीशनिंग भी वैसे ही होगी है ना। इसलिए हम ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर हम लोग खुश ना रहने वाले लोग हैं। और हम अपने आसपास के लोगों को भी, अगर कोई आसपास खुश हो रहा है या प्रगति कर रहा है तो उसको भी देख के हम खुश नहीं होते। खुश नहीं बहुत कम होते। लोग होंगे। अगर आप आज आगे बढ़ रहे हैं ना तो आपको लोग पहले ही कहना शुरू कर देंगे तुम तो बड़े हो गए हो, तुम सबसे बात नहीं करते, एग्जैक्टली है ना। तो क्योंकि आप तो अपने काम में इतना इंडल्ज हो गए हो, क्योंकि आपके पास कुछ प्रोडक्टिविटी है। इंडिया में लोगों के पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और जिन लोगों के पास काम है वो भी काम नहीं करना चाहते, और कुछ लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं जिंदगी को, उनको जीना ही नहीं आता। तो रीडिंग हैबिट, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो उनको ये जो कल्चरल स्टिग्मा है ना अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली और लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग हर किसी के बारे में सोचते हैं, ये कुछ उनका सोचते काम है रहते हैं। सोचना। जब आप ये सोचेंगे ना कि मुझे अपने बारे में सोचना, आई एम द फर्स्ट वन, एंड व्हाट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ ना, इफ आई एम गिविंग टू लव माई सेल्फ, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, एक्सपैंड इन एवरीथिंग, तो मैं वही दूसरे को दे रही हूँ। जो आप मिररिंग करते हैं हर पर्सनालिटी की। और ये सब जो जितने भी लीडर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता है कि दे रीड अ लॉट, दे टॉक अ लॉट, दे ट्रैवल अ लॉट। तो हमारा कल्चरल स्टिग्मा बहुत इम्बाइब्ड है, क्योंकि हम ज्यादातर इस थ्योरी से ही काम करते हैं, अरे शादी में ज्यादा पैसा लगा देते हैं नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हाँ अरे जो लड़की का जो जाता है ना बच्चा होने के बाद, उसमें पीलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं मेरे को नहीं पता क्या। अरे ज्यादा दे देते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। जितना ज्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी थिंकिंग को, क्रिटिकल, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग को उतना ही कम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी नहीं अपनी यार, थिंकिंग ही नहीं है। ये फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक कर रहे हो खुद की। यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड एंड यू आर स्पेंडिंग ऑन मनी ऑन दिस। शादी टू में शो खर्च अदर कर दो पीपल। और शो ऑफ। मतलब हाँ अगर आप पांच है ना, आपके पास 5,000 है, तो 20 लाख रुपए बाहर से आप लोन लोगे, उसके बाद आप शो ऑफ करोगे और उसके साथ सिचुएशन चली, और दे आर हैप्पी
and they are happy that we did like this. That is the most important. They are not understanding that you are yourself weakening your financial condition. ये कोई सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा इस चीज तो को. धीरे धीरे ना ये अवेयरनेस भी आ रही है। जो अभी जेंजी है ना, वो इतनी बड़ी लग्जरियस मैरिजेस नहीं कर रहे हैं, हाँ क्योंकि उनको पता लग गया कि इस मैरिज में अपनी खुशी ज्यादा है। अपने जो लोग आते हैं ना 15, 20, 50, वही ज्यादा खुश होते हैं, बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं ना। एग्जैक्टली. जैसे व्हाइट वेडिंग्स होती हैं, 25-25 लोग आते हैं। आप 400 हजार लोगों को इनवाइट कर रहे हो, उनसे कनेक्ट ही नहीं फील कर रहे हो, फिर उनको खुश करने के लिए अपने आप को दुखी कर रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप एक्स्ट्रा मनी डाल रहे हो, आप लोन ले रहे हो। आई हैव सीन क्लाइंट्स जिन्होंने अपनी मैरिजेस के लिए अपनी जॉब से लोन लिया और आज उनकी मैरिजेस नहीं चल रही हैं। इट इज पैथेटिक। मतलब आप अपने 40-50 लाख रुपए ले लिए, आपने किसी से मैरिज की और फिर दोनों अलग भी हो रहे हैं, दोनों के ट्रॉमास जो है ना अब अब्रप्टली बाहर आ रहे हैं, और आपने उन पे इतना पैसा एक दूसरे के ऊपर खर्च कर दिया। आप खुशी शादी नहीं, भी काम कर क्योंकि रही है. खुशी का आधार पैसा कभी हो ही नहीं सकता ना। आप करेक्ट. समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे जो है ना ये अनकंडीशन कर रहे हैं बच्चे, अभी एजुकेटेड होके थोड़ा But सा that is चीजें good चेंज and हो रही हैं। that is very important for the society actually. तो Very true. आई एम ऑन दैट वाइब्स की आई डोंट मेक पीपल हैप्पी, आई मेक माई सेल्फ हैप्पी फर्स्ट, देन अदर पीपल कम टू मी। Yeah, that is important ना. और दूसरी चीज आपने बोली कि लोग क्या बोलेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, बैकग्राउंड में कोई लोग हमारे बारे में बात कर रहा है, दैट इज फाइन, बट Yes. दैट डजंट मैटर कि हम क्या करें, बिकॉज लोग क्या करेंगे. दैट इज वेरी लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम ही कुछ कहना है ना। तो अगर उस दैट fear इज के गुड साथ ना आप कि काम करोगे, बैकग्राउंड आप में कभी हमारे सक्सेस लिए नहीं कर चर्चे पाओगे। हो रहे हैं, आप हमारे लिए सक्सेस चर्चे नहीं हो होते पाओगे रहने अगर आप लगे. एग्जैक्टली आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते अगर आप Exactly. इसी थ्योरी पे काम करते रहेंगे ना कि लोग। क्योंकि देखिए, मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव स्टडीड फ्रॉम ए हिंदी मीडियम स्कूल, है ना। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर द स्क्रीन और समथिंग फॉर द न्यूज, और पर मेरे को हमेशा लगता था कि आई स्टक इन फ्यू स्पेलिंग्स, आई स्टक इन फ्यू वर्ड्स, एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज टिल at the age of 5 I was not able to speak anything. तो I have some problem with my pronunciation, है ना। और उस फियर की वजह से मैं 5 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं शुरू करूँ। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बोला, ऐसे तो तू सोचती रहेगी, कितने सारे लोग जो है ना कितना ज्यादा गलत गलत बोलते हैं, आपका थॉट प्रोसेस तो अच्छा है ना, जस्ट ट्राई इट। एंड आई हैव ट्राइड इट। वो एक किक चाहिए होती है ना आपको, और वो मैंने वो किक अपने अंदर से निकाली, और नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक ऑन कैमरा, एंड मे बी आई एम स्पीकिंग सम रॉन्ग वर्ड्स, पीपल विल ट्रोल मी, एंड आई डोंट गिव अ डैम टू दोज पीपल। एक्चुअली जरूरी है थोड़ा ट्रोलिंग आज की डेट में. इट्स हेल्दी। It's healthy. Yes. For growing, it's very important actually Exactly. nowadays. Exactly. तो वही चीज है ना करके बैठे रहने से तो बेटर है कि कुछ करके ही आगे बढ़ लेने का ना. And you improve Although every कि day after ना, हाँ, you see. मतलब आज की डेट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी परफेक्ट होता है. बट अगर हम कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोग 5 साल के बाद भी वहीं पर बैठे रहेंगे और कंप्लेन करते रहेंगे कि अरे क्या हमने नहीं किया. तो It's मेरे better एक कि तुमने मैथ्स के कर सर दो. थे, मैं आपको एक गलतियां बात, करो कि जितनी ज्यादा गलतियां कर, इन माय लाइफ मैं ये बोलती हूँ कि जितनी ज्यादा गलतियां करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा इंसान बन सकते हो. तो मुझे ऐसा इसके लिए मैं लगता है. आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, चलो पॉडकास्ट के थ्रू ही मैसेज देती हूँ। मेरे एक मैथ्स के सर थे, आई वाज इन 9th क्लास, एंड एवरी टाइम आई वाज फेलिंग इन मैथ्स, है ना। तो वो मेरे को 6 से पढ़ा रहे थे, तो मेरे को हमेशा कहते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुम कुछ कर ही नहीं सकती जिंदगी में, क्योंकि तुम मैथ्स में फेल होती हो, और जो तुम मैथ्स में फेल हो रही, तो जो लोग मैथ्स में फेल होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं पता वो इस दुनिया में है या नहीं आज, क्योंकि इस टाइम पे भी वो बहुत एजिड थे। एक बार उन्होंने मुझे बहुत मारा, तो मैंने उनको उस दिन जाते जाते स्कूल से बोला कि सर मैं कुछ तो करूंगी, पर मैथ्स में कुछ नहीं करूंगी। एंड यू बिलीव इट और नॉट, 10th में मेरे आज भी 33 मार्क्स है मैथ्स में, बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम टुडे। आई एम गुड, बेटर देन अदर पीपल हु वर इन माई क्लास। तो आपको कोई एक स्टेटमेंट देता है ना, तो उसको चैलेंज करना भी जरूरी है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं मैथ साइंस में कुछ नहीं कर पाया तो जरूरी नहीं है जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ज्यादातर यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं, ज्यादातर नहीं, सारे हिंदी में होते हैं। ये कॉन्फिडेंस मैंने अपने में लाया कि मेरे को अगर इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता है तो मैं हिंदी बोलूंगी, मैं अपना मैसेज पहुंचाऊंगी। वो इंडिया में तो 150 करोड़ लोगों को हिंदी तो समझ में ही आती है ना। Exactly, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं. तो इनफैक्ट बच्चों के मन आज में की डेट में ना ये जो बाहर इंग्लिश और हिंदी का जो स्टेटमेंट है ना
वो बिल्कुल अलग हो गया है। वो भी यू हमारी शुड स्लेव प्राउड मेंटेलिटी ऑफ से योर आ रहा है लैंग्वेज, मोनिका। व्हाट यू कैन स्पीक एक्चुअली। वो यस, इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों को शाय लगता है कि दैट आई डोंट नो इंग्लिश। मैं यही अरे बता रही हूँ, ये हमारी this is- स्लेव मेंटेलिटी से आ रहा है ना कि इंग्लिश हाँ, बोलेंगे तो ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे, ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छी उसमें क्लास में कहलाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। मैं यही तो बता रही हूँ कि यूपीएससी में आज भी हिंदी में इंटरव्यू होते हैं। तो एग्जैक्टली बी exactly. लेकिन रियल, बी वो ऑथेंटिक। ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं ना कि दैट इन द पास्ट आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और आई एम ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट इन माई स्टडीज। सीरियसली मुझे तो डर लग रहा था बिकॉज वी डोंट हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड। हमारे स्कूल में कॉमर्स नहीं था, एंड दोज स्टूडेंट जो एक पर्टिकुलर लेवल पे स्कोर नहीं करते थे, दे हैव टू टेक आर्ट्स। तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग फील कराया जाता था टीचर से भी। स्टूडेंट्स जो होते थे क्लास के, लिटरली लाइक ये पॉडकास्ट जाने वाला है एंड आई डोंट नो, शायद देखेंगे सब, हंसेंगे बैकग्राउंड में, लेकिन कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा कि दैट आई एम दैट पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। क्योंकि टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट को भी अपनी कंपनीज में बहुत अच्छे लोगों को बिल्ड करना रहता था। दे ऑलवेज से कि ये बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। बट आज की रियलिटी ये है कि जो बड़े टॉपर्स होते हैं ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में। बट जो बैक बेंचर्स है ना, वो इतना अच्छा कमा रहे हैं कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। तो वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हम बैक बेंचर्स थे। मैं तो बहुत प्राउड करती हूँ आई एम द प्राउड कि बैक बेंचर, आई नो दैट। हाँ, आई एम आई ऑल्सो वाज द प्राउड ऑफ नोटिस दैट। चाइल्ड इन माय क्लास। वही तो, कि क्या होता है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज करके आगे बढ़ते हो ना, तो वो एक सिंगल डोमेन में काम करते करते वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे का अकाउंटेंट है ना, वो अकाउंटेंट ही बन के काम कर सकता है, ही कैन नॉट थिंक अबाउट द डिफरेंट लेवल्स। बट एक्सपोजर नहीं है। कुछ अगर हम तो अच्छे ही नहीं है, हमारे को तो सब में मार्क्स खराब आ रहे हैं, तो अब हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और कुछ में कुछ ना तो हिट कर सकते हैं। यस। एग्जैक्टली exactly. एक मैं आपको एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी, अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बात पहुंच पाए कि हम्म आर्ट लेने वाला, जो ह्यूमैनिटीज लेने वाला बच्चा जो है वो वीक नहीं है। हम्म उसका जो है लेफ्ट की बजाय राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। हम्म और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी है ना। उसमें हम्म एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बट इमोशनल थिंकिंग बहुत ज्यादा है। तो ये हम्म बात तो टीचर को बतानी चाहिए थी ना 9th 10th में कि बच्चे यू शुड गो फॉर creative side, you should go for emotional side, you should read more, you should go for literature, you cannot take this physics and maths because ये तो जो है लेफ्ट ब्रेन वाले लोगों का काम है। एनालिटिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग वाले लोगों का काम है। रैशनल थिंकिंग तो खैर दोनों ही कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि टीचर्स को भी ज्ञान नहीं था ना उस टाइम पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दो ही टाइप के लोग होते थे शायद, हमारे समय में तो दो ही, एक साइंस और मैथ्स लेने वाले लोग और एक आर्ट्स लेने वाले लोग। और एग्जैक्टली जो लिटरली पढ़ते नहीं थे, दे आर गुड फॉर नथिंग इन, वो लाइक कॉमर्स टीचर्स लेते के थे। नजर में, सबके सामने दे आर गुड फॉर नथिंग। सीरियसली दैट वाज सो बैड टाइम। मतलब इंसान के अंदर में कितनी अच्छी क्वालिटीज होती है। एक इंसान क्रिएटिव हो सकता है, एक इंसान बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होल्डर हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इफ यू आर नॉट टेकिंग मैथ्स एंड साइंस, यू आर नॉट गोइंग, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ये हमारे हमको स्पून फीड किया जाता था जब, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 15-20 years बैक। बट दैट इज अनदर थिंग। अच्छा है कि हमारी जनरेशन के बाद जो हमारी जनरेशन आने वाली जेंजीज हैं, वो ये नहीं सोचती, वो बिलीव नहीं करती। दैट इज गुड। Good. So नाउ let's come to the next question. या दैट इज इम्पोर्टेंट। सेक्सुअल हरासमेंट करने वालों की थिंकिंग कैसी होती है? नाउ वी हैव टू मूव हियर। तो सेक्सुअल हरासमेंट ज्यादातर ना या तो पावर वाले थॉट से आता है कि इंटाइटल होते हैं वो लोग, है ना, या हेट्रेड से आता है। कि और या फिर इन लोगों का लैक ऑफ एम्पैथी तो रहता ही है। और ये लोग बहुत ज्यादा दूसरों को वीक मांगते हैं और अपने इंटाइटलमेंट में रहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ज्यादातर रेप केसेस अगर देखा जाए इंडिया में जान पहचान वाले लोग करते हैं। आपको पता है ये बात। और घरों में ही 89 to 98% लोग घरों से ही सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं। और एक में से 3 महिला अपने हस्बैंड से ही मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल हरासमेंट का शिकार है।
ये हम्म डाटा बहुत बड़ा है और ये डाटा लिखित में है, फेक डाटा हम्म नहीं है ये। हम्म तो हम्म हम्म इमोशनल हरासमेंट को तो काउंट ही नहीं किया जाता, मेंटल हरासमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, किया जाता मतलब करना चाहिए। और सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा है हमारे घरों से ही, चाचा, मामा, बुआ के हस्बैंड, अपने खुद के पिता, खुद के भाई, खुद के कजन, वहां से सेक्सुअल हरासमेंट शुरू होता है क्योंकि वो इंटाइटल्ड है। और फिर हम्म एक्सक्यूज देते हैं बॉयज आर बॉयज। मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से अपनी थेरेपी में, जब लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरे पिता थे, कर दिया, किसी और को मत बताना, कोई बात नहीं बेटा, तेरा भाई था, बाहर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मत बताना। तो आप एक इंटाइटलमेंट उस लड़के को दे रहे हो कि ही कैन डू एनीथिंग, एंड बट एज अ हम्म मदर आई कैन नॉट से एनीथिंग टू यू। तो आप हम्म सोचो उस लड़की के अंदर कितना फियर होगा। तो सेक्सुअल हरासमेंट को घरों से रोकना है। जब लड़की को आप ये बताओगे ना यू कैन टॉक अबाउट इट। और हम्म मेंटल और इमोशनल हरासमेंट की तो इंडिया में कोई बात ही नहीं करता क्योंकि खुद की ही इमोशनल और मेंटल हेल्थ किसी की ठीक है नहीं। तो सेक्सुअल हरासमेंट पावर से होता है, पावर इंटाइटलमेंट से होता है, लैक ऑफ इम्पैथी से होता है, या हेट्रेड की वजह से होता है। ओके। तो आप जिस सिचुएशन की आप अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग ज्यादातर छोटे गांव वाले लोग होते हैं, या फिर नॉर्मल नॉर्मल लाइफ यानी बड़े शहरों से भी लोग ऐसे ऐसे फैमिली लूट के आती है आपके पास में? आपको ऐसा लगता है कि मैं जो डील करती हूँ, मतलब आपको नहीं पता खैर, पर मैं तो डील ही बहुत ही टीयर 1 सिटी में करती हूँ ज्यादातर, या इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ करती हूँ। उन हम्म लड़कियों की भी अगर स्टोरी सुनी जाए तो ऑलमोस्ट लोगों के साथ, ऑलमोस्ट फीमेल के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वो घरों से ही शुरू हुआ है। और टीयर 1 टीयर 2 सिटी और गांव में तो होता ही होता है सेक्सुअल हरासमेंट। और हम्म उन लड़कियों ने जब जब अपने कॉन्फिडेंशियल पर्सन को अप्रोच किया तो उनको जवाब हमेशा यही मिला है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और वो 3-3 4-4 साल तक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, कोविड का टाइम था, तो उसने मेरे को बोला कि मैं बस एक प्रे करती हूँ इस कोविड में, या तो मैं मर जाऊं या मेरे पिताजी मर जाए। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों बोला। उसने कहा कि 9th क्लास से, और मैं अब 12th में आ गई, मेरे 12th के एग्जाम के मतलब बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, और मेरे पापा ने 4 साल तक मेरा रेप किया है। मैंने मेरी माँ को हर बार जाके बताया है, और मेरी माँ ने मुझे ये बोला कि हमारा फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगा, जिस स्टेटस पे हम लोग हैं हम वहीं पे जी सकते हैं, नीचे जाके नहीं जी सकते क्योंकि मैं अर्निंग नहीं कर सकती। उसकी वजह से वो लड़की ने 4 साल हरासमेंट सहा, और बाय गॉड ग्रेस ही कहूंगी मैं तो, उसके पिताजी की डेथ हो गई इस कोविड में। माय गुडनेस, क्योंकि दैट्स जो इमोशनल पेन था ना उस लड़की का वो बहुत ज्यादा डीप इम्बाइब होता है। इसलिए बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी जो इस सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं, वो आने वाले टाइम में अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाती क्योंकि उनको एश्योरेंस चाहिए होता है कि दे आर सेफ। लेकिन बहुत कई मुश्किल है अगर आप अपने घर पे इस तरह की सिचुएशन पे रहे हो, तो अपने आप को रिकवर करना, उसके बाद फ्यूचर पार्टनर के साथ अपनी लाइफ सोचना और उसके बाद जीना, ये तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको हील होने में, आई थिंक। और उसके लिए भी जरूरी है कि उसका फ्यूचर उसको हील पार्टनर होने में ही बहुत अच्छा, टाइम लग रहा। और हम्म। उसका फ्यूचर पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए ना, जो उसके उसके जो उसके वूंड्स इतने लंबे तक है उसके साथ में, उसको हेल्प करे, उसको हटा सके। तो ये तो बहुत उसके लिए बहुत तो बहुत मुश्किल है। सेफ पार्टनर चाहिएगा ना उसको। देखो हाँ। सेक्सुअल हरासमेंट 3 तरह से मैंने बताया ना आपको होता है। एक तो होता है कि डिजायर ड्रीवन हो गया, हम्म कि कोई लड़का है सो रहा है पास में, कोई उसका उसके साथ रिलेशनशिप बना दिया, उसको कोई बाउंड्रीज ही नहीं पता है कि कौन सो रहा है साथ में, है ना। और हम्म जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने ड्रिंक करके रेप किया है, फिर उन्होंने अपनी माँ का रेप तो नहीं किया, अपनी हम्म सगी बहन का तो रेप नहीं किया, है ना। और हम्म दूसरा डिजायर ड्रिवन के बाद होता है हेट्रेड ड्रिवन, कि हम्म मुझे ये फीमेल से बदला लेना है, या मुझे हम्म इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं पावरफुल हूं, मैं तो ले सकता हूँ। और तीसरा होता है पावर ड्रिवन। 3 तरह हम्म से सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और बहुत सारी शिकायतें तो पुलिस तक जा ही नहीं पाती, जहां हम्म तक जाती है वहां पे सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। मैंने खुद मतलब अपने सामने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की पर उनके घर वालों ने ही उनको रोक दिया। जो हम्म मैरिटल हरासमेंट की बात करते हैं ना, मैरिटल सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, वो कंसेंट की बात कर रहे हैं कि अगर औरत का मन नहीं कर रहा है सेक्स करने का तो यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि औरत एग्जैक्टली। का जो सेक्स ड्रिवन है वो मेंटल है, हम्म इमोशनल है।
फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी इतनी ज्यादा, जितना वो कनेक्ट फील कर सकती है, जितना ज्यादा सेफ फील कर सकती है, उसका नर्वस सिस्टम जितना ज्यादा फील करेगा वो ज्यादा अच्छा महसूस करेगी, फिर वो अपने आप भी अप्रोच करेगी। लेकिन मेन को बाउंड्रीज सेट करना सिखाया जाना चाहिए, उनका सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए उनके दिमाग का, कि तुम किसी को बिना कंसेंट के कुछ भी नहीं कर सकते, एक मैसेज भी नहीं कर सकते। अगर एक लड़की कह रही है यू कैन नॉट सेंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज टू मी, यू कैन नॉट डू दैट। वो एक मूवी है ना कि नो इज अ फुल सेंटेंस, तो सच में ही नो इज अ फुल सेंटेंस। कॉर्पोरेट्स में कितने सारे बॉसेस अपने से छोटी लेवल पे जो लड़कियां काम करती है उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। कितने सारे लोग यहाँ गुड़गांव एनसीआर में अपनी मेड का, जब उनकी वाइफ मेड के भरोसे उनको छोड़ के कहीं और चली जाती है अपने मतलब काम पे या फिर अपने घर पे, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। तो आप एजुकेशन से सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि रिच लोगों में भी या टीयर 1 सिटी लोगों में भी क्या ऐसा होता है, तो सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी संबंध नहीं है इसके लिए, मतलब एजुकेशन से। वो तो इम्बाइब्ड है, आप कैसे घर में पले बड़े, आपको किस माँ ने पाला है, किस पिता के साथ आपने पल बढ़ के बड़े हुए हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहे हैं। एक पर्सन की अपब्रिंगिंग सेक्सुअल असॉल्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर हो सकता है। 100% हो सकता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग का रोल बहुत ही मेजर है। आप किस घर में पल बढ़ रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, बाउंड्री सेट करना सिखाया जा रहा है नहीं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां पे आप लड़की का फोन नहीं आ सकता पर लड़का बाहर जाके सेक्स करके आ सकता है, पर कोई फीमेल फ्रेंड उसको विजिट नहीं कर सकती है। तो जितना ज्यादा बाउंडेशन आप बच्चे के ऊपर रखोगे उतना ज्यादा वो परेशान होके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है, राइट। तो बाउंड्रीज सिखाना है, बाउंड नहीं करना है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताना है ना, सोशल इम्पैथी सिखानी है, इमोशनल इम्पैथी सिखानी है। इन्वायरमेंट में बताया जाना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है औरत, बताते नहीं है। अग्रेशन में या किसी डिसरिस्पेक्ट के साथ आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि बच्चे ने देखा है कि उसके पिता ने माँ को हरास किया है, उसको मारा है, पीटा है, तो ये नॉर्मल है। इसको अब नॉर्मल बताना जरूरी है। उन लोगों को मेंटल हेल्थ सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने घरों में ऐसा होते हुए देखा है, तो उनके लिए वो नेचुरल है, राइट। ये तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है 100%। कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, किसी लड़की को अप्रोच करने से पहले कंसेंट बहुत जरूरी है। क्या आज की एजुकेशनल सिस्टम में भी ये चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, जिससे कंसेंट लेना या ये बिहेवियर को नेगेटिव बता रहा है, एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालना चाहिए? देखिए, ये एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है, सेक्स एजुकेशन दी जाने लगी है। आपको पता है जब हम 9th-10th क्लास में थे तो बायो के कुछ चैप्टर हमारे सर छोड़ देते थे। उनको लगता था कि सेक्स के बारे में आप क्लास में बैठ के बात नहीं कर सकते। अब बहुत ज्यादा टीचर भी और बच्चे भी ओपन हो गए हैं, और कंसेंट के बारे में सिखाया जाना स्कूल से ही जरूरी है, 9th से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। और ये लर्न बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। जब सोसाइटी में कंसेंट क्लियर बता दिया जाएगा कि ना का मतलब ना और हाँ का मतलब हाँ, तो लोग अजम्पशंस में नहीं रहेंगे। अगर आप किसी की स्टोरी पे हार्ट भेज देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस लड़के को पसंद करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्स सप्रेशन की बात मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी की थी, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, और उसकी कॉन्सिक्वेशन फिर लड़कियों को झेलने पड़ते हैं। उनका कॉग्निटिव ठीक से काम नहीं करता है, और वो सिर्फ एक एकेडमिक बुक से पढ़े हुए बच्चे जो है ना ज्यादातर ऐसा करते हैं। रीडर जो होगा ना, जो बच्चा जो लड़का रीडर हो जाएगा, जो बुक पढ़ेगा, लिटरेचर पढ़ेगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और फिर धीरे धीरे ना उस लड़के के वो बिहेवियर के पैटर्न बन जाते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, क्योंकि मैं लड़का हूँ। और ज्यादातर ये लड़के हैं ना, ज्यादातर उन लड़कियों को के साथ ऐसा करते हैं जो ज्यादा जो ना फ्रजाइल होती हैं। अगर कोई बहुत ही बिल्ट में लड़की अच्छी होगी, लंबी तगड़ी होगी, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, विक्टिम ब्लेमिंग क्या एक साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जस्ट वर्ल्ड बिलीफ कहा जा सकता है। लोग ये मानना चाहते हैं कि दुनिया फेयर है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये जो दुनिया है मेरा फेवर करेगी,
हाँ, राइट। करेक्ट। और हाँ, वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं कि हमारे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और इसी तरह से वो विक्टिम मेंटेलिटी में ही जीते रहते हैं, उस परसेप्शन में ही रहते हैं। करेक्ट। ओके, सो क्या थेरेपी से हरासमेंट टेंडेंसी एक्चुअली चेंज की जा सकती है? हरासमेंट करने वाले की या हरासमेंट सहन करने वाले की? हरासमेंट करने वाले की। हाँ, तो हरासमेंट करने वाले को थेरेपी के थ्रू बताया जा सकता है कि देखो, जो आप आज तक करते आ रहे थे उससे आपको तो नीच आपके अंदर तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट ही हुआ है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को नोइंगली और अननोइंगली दुख दिया है, तो उसको कॉग्निटिव Okay. अवेयरनेस बोला जाता है। इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ये बताने के लिए कि जो तुम्हारा एनवायरनमेंट था जिसमें तुमने ये सीखा ही नहीं कि रिस्पेक्ट को कैसे, रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं, वो थेरेपी में आके सीखता है, और फिर उसको अवेयरनेस बढ़ती है, फिर उसको एक्सेप्टेंस बढ़ती है, फिर वो एक्शन लेने शुरू करता है और एक हेल्थियर बिहेवियर डेवलप हो जाता है। पर 1 या 2 3 सेशन में किसी भी 30-40 साल के लड़के को आप ठीक नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक। वही बात है ना, अपनी कंडीशनिंग को अनकंडीशन करना या अपनी लर्निंग बिहेवियर को अनलर्न करना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। बट ये बहुत डिफिकल्ट है, या आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये ट्रीट किया जाता है, इजीली हो जाता है, या ऐसे क्लाइंट बहुत मुश्किल है आपको मिलना अगर नहीं, सोसाइटी में देखा जाए तो? ऐसा नहीं है। लड़के खुद भी आते हैं कि ऐसा क्या है कि मेरा रिलेशनशिप कभी चलता ही नहीं है, 2 महीने के बाद मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। मतलब वो अब अवेयर हो रहे हैं और वो चेकआउट करते हैं, लेकिन ये ठीक तभी हो सकता है जब वो खुद आते हैं। खुद अगर उनको चाहे। फोर्सफुली कोई भेजेगा ना कि जाओ तुम सीख के आओ, थेरेपी फोर्सफुल हो ही नहीं सकते। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना कि येस आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू चेंज माय बिहेवियर, आई वांट टू थिंक अबाउट माय थॉट्स, आई डोंट वांट टू फील दैट, तब जाके थेरेपी काम करती है। अगर आप किसी को प्रेशराइज करके कि तुम्हें तो थेरेपी लेना ही पड़ेगा और तुम्हें थेरेपी में जाना ही पड़ेगा, वो थेरेपी कभी भी काम नहीं करती है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच पंकजा। नाउ मैं चाहूंगी कि आप एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड मेरे साथ में खेलें। यू हैव टू गिव वन वर्ड फॉर दैट। ओके, Alright. सो अ पार्टनर हु चेक्स योर फोन सीक्रेटली। It's a violence. ओके। That's mean you're not trusting your partner. बॉयज विल बी बॉयज। No, boys should not be boys. They should be men. So it's an excuse. ओके, इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स बिकॉज यू आर इन लव। You were in a denial mode because you know that this person is going to do that. So you're always in denial कि वो change हो जाएगा. ओके, apologizing without changing behavior. It's a manipulation. You're just saying the sorry for the sake of saying it, but you are not changing. That is totally Yourself. manipulation and gaslighting. Okay, posting happy pictures with relationship in falling apart. It's a facade. You wanted to say that we are in a happy relationship, but they are not happy. But wanted to show the world they are happy. तो जैसे बिल्डिंग के आगे फसाड लगा देते हैं, but living in a trauma and living in a fightings, but wanted to show other people that we are doing good. It's a facade. Okay. Dominance in the name of love. It's a control. ओके, इनका नाम क्या है? प्रेम ही का मतलब है ना कि फ्री छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई प्रेम करेगा तो तुम्हारे पास अपने आप ही वापस आ जाएगा। अगर आप किसी को कंट्रोल में रखना चाहते हो, जैसे माँ है अपने बच्चे को, जब बच्चा बोलता है कि मुझे बाहर विदेश में पढ़ने जाना है, तो कहेगी हाँ चले जाओ, क्योंकि उसको पता है उसका बेटा वापस आएगा। प्रेम का मतलब ही है कि फ्री छोड़ देना। अगर आप प्यार करते हो तो उसको फ्री छोड़ दो। जिसको चीटिंग करनी होगी वो करेगा ही, चाहे फिर आप कहीं पे भी उसको रख दो। और जिसको नहीं भी चीटिंग करनी होगी, उसको 1000 लड़के या लड़कियों में छोड़ दो तो भी वो चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। अगर आपका माइंड, यस, माइंड सेट अगर इतना स्ट्रांग है, ऑनेस्टी इतनी स्ट्रांग इम्बाइब्ड है, तो आप कभी चीट कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास चाहे कितने भी ऑप्शन हो, और जिसको चीट करना होगा वो तो फिर चीट ही करता रहेगा, क्योंकि उसका हैबिट ऐसा है। देन ही नीड्स थेरेपीज। यस, सो ट्रू। ओके, सो हमारे व्यूवर्स के लिए आप एक स्पेशल एडवाइस क्या करेंगे? ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन।
If they what they wanted to study, let them study. Don't choose subject for them. Let them choose. Second, they will do something good. Don't be a pressurized parent कि उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया तो तुम ऐसा कर लो, या जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके बच्चों ने मैथ साइंस लिया तो तुम ले लो. एक तो ये तुम ले पेरेंट्स लो. के लिए मैसेज. या डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन. उनका डेवलपमेंट, उनका आईक्यू बिल्कुल डिफरेंट है. जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा है. दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, दे आर योर चिल्ड्रन, है ना. Correct, सेकेंड, correct. जो लोग सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं उनको अवेयर कराना ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है कि उनको जेल में भी थेरेपीज मिलनी चाहिए, मिलनी थेरेपिस्ट चाहिए. मिलने चाहिए, ताकि उनका रिपीटेड बिहेवियर ना हो आने वाले टाइम में, ताकि Correct. और लोगों को बचाया जा सके और उनको खुद भी बचाया जा सके. हम्म. और तीसरा सबसे जरूरी ये है कि औरतों को अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, तो वो जाके अप्रोच करें एक सेफ स्पेस में, ताकि वो खुद को बचा सके. सबसे पहले जिम्मेवारी हमारी खुद को है. सैनिक को भी ये सिखाया जाता है कि अगर पानी की लास्ट बूंद बची है ना, तो आपका साथी चाहे कितना ही प्यासा है, आप अपनी बॉटल का पानी सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हैं. और चौथी बात, जो लड़के इमोशनल और मेंटल हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो मर्द बनने की जरूरत नहीं है. जाके बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, थेरेपिस्ट से बात करो, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का तुम्हारा भी अधिकार है. अगर एलिमिनी देने के डर से आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हो जो 40 साल तक आपको सफर कराने वाला है, तो आप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे. बी वोकल अबाउट योर पेन. टैग योर पेन. ये आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे डोंट टॉक अबाउट देयर पेन. दे आर वेरी सेंसिटिव. And that's why most of the suicide done by men only. करेक्ट, करेक्ट, सो ट्रू. यस. हाँ, मतलब आप अभी 20 साल ऑलरेडी खराब कर चुके हो, आगे के 50 साल और बचे कुचे अगर है तो खराब मत कीजिए, अप्रोच कीजिए. एक से नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई तो सुनेगा आज की डेट में. Yes, yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकजा. थैंक यू. बहुत मजा आया, बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आई. होपफुली हमारे व्यूअर्स भी आपके पॉडकास्ट से चीजें सीखेंगे और अडाप्ट करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छी चीजें हमको इन्वॉल्व करनी है अपनी लाइफ में, तो व्यूअर्स सीखें और अडेप्ट करें अपनी लाइफ में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much. It was wonderful. Thank you for letting me speak about the issues which were must needed addressed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye-bye. Bye.